नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं सुमित शुक्ला और आपका स्वागत है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग यूपीपीएससी में। तो चलिए शुरुआत करते हैं विज्ञान और तकनीकी की इस एक नई अवधारणा को। आज हम बातचीत करने वाले हैं इस वीडियो में, इस सत्र में कि आखिर उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा के लिए विज्ञान और तकनीकी की तैयारी कैसे करें, किस आधार पर करें और हमारा जो दृष्टिकोण है विज्ञान और तकनीकी पढ़ने का यूपी पीसीएस के लिए वो क्या हो। यानी कि जो हमारा बेसिक अप्रोच होता है या जो हमारा प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा में विज्ञान और तकनीकी को सीखने समझने का जो भाव होता है वो कैसे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं हूं सुमित शुक्ला, यानी कि विज्ञान और तकनीकी पढ़ाने वाला वही मास्टर जो आपके साथ हमेशा रहता है। हर कदम पर आपके साथ विज्ञान और तकनीकी की अवधारणाओं को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा होता हूं। तो चलिए देखा जाए। शुरुआत करते हैं कि आखिर विज्ञान और तकनीकी के इस सत्र में जो कि अप्रोच पर आधारित है, जो कि एक ऐसे दृष्टिकोण पर है जहां पर हमें सीखना है, ये उनके लिए है जो अभी यूपीपीसीएस में कदम रख रहे हैं। ये उनके लिए भी है जो यूपीपीसीएस में एक तरीके से मध्यावधि स्थिति में पहुंच चुके हैं, यानी कि अपनी तैयारी में लगभग एक साल पूरा कर चुके हैं। ये उनके लिए भी है जो साल 2023 में अपनी दावेदारी मजबूती से पेश कर रहे हैं। ये उनके लिए भी है जो एक बार विज्ञान पढ़ चुके हैं, वो चाहे मुझसे ही क्यों न पढ़ चुके हों। तो चलिए शुरुआत करते हैं, यानी कि ये सभी के लिए एक मजबूत कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की जो अवधारणा है उसको आइए समझने का प्रयास करते हैं। हम बातचीत करेंगे कि आखिर सुपर कोचिंग के इस बैनर में हम विज्ञान और तकनीकी, खास करके यूपीपीसीएस के लिए विज्ञान और तकनीकी की तैयारी कैसे करें, हमारा पाठ्यक्रम नहीं कि सिलेबस कैसे होता है, और तीसरी बात है कि कौन सी पुस्तक या कौन से नोट्स या और हमारी अगर कोई रणनीति हो सकती है स्पेशली साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के, तो उस पर हम कैसे अपनी परिचर्चा को एक मजबूत धार दे सकें। यानी कहानी कुछ ऐसी है जिसको हमें आगे बढ़ाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला, जो हमारा सत्र की सामान्य विज्ञान और तकनीकी का जो रोल है, उसके अंक की स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश पीसीएस में, तो उसको देखा जाए। आपको भलीभांति पता है कि यूपी पीसीएस की अगर हम बात करें या चर्चा करें, तो यूपी पीसीएस में प्रश्न की जो संख्या है या यूपी पीसीएस की जो अवधारणा है कि आखिर कितने या किस क्रम में परीक्षा होती है, तो भलीभांति पता है कि 3 क्रम है। एक तो प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा इस पर हम मुख्य परीक्षा के आयाम लेते हैं जिसे हम मेंस कहते हैं, और तीसरा जो दृष्टिकोण है जिसके आधार पर हम आगे बढ़ते हैं वो इंटरव्यू के तौर पर होता है, या एक तरीके से इसे हम पर्सनालिटी टेस्ट के तौर पर जानते हैं, जिसे हम अंतिम पायदान के रूप में जानते हैं। इन तीनों पायदान में विज्ञान और तकनीकी का रोल धूम धड़ाके से है। मामला यही है कि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और पर्सनल गाइडेंस या पर्सनालिटी टेस्ट की बात करें, इंटरव्यू की बात करें, तो वहां पर इन सभी जगहों पर आपको जनरल साइंस के साथ साथ इसमें आपको टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण दोनों को अच्छी तरीके से समझना होगा। तो अगर हम रोल और प्रश्न और उनकी अंक स्थिति पर चर्चा करें कि कितना क्या रोल है, तो हमें बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण समझना होगा। यदि हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करें कि कितने सवाल यहाँ से बन रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक परीक्षा में पिछले ट्रेंड को समझें, यानी कि 2018 से जब से कि मुख्य परीक्षा के आयाम और मजबूत हुए, मुख्य परीक्षा में बड़े बदलाव से आए, उसको अगर देखा जाए, उससे पहले भी देख लें, पिछले 7-8 सालों का एक एनालिसिस देखें, तो मान के चलना कि 150 प्रश्न की परीक्षा होती है, और इन 150 प्रश्न की परीक्षा में स्पेशली अगर विज्ञान और तकनीकी की बात करी जाए, तो विज्ञान और तकनीकी से कमोबेश वही 23 प्लस माइनस 2 प्रश्न आते रहते हैं। यानी कभी 23 आ गया तो कभी 25 या 26 क्वेश्चन, यानी कि एक विंडो बन जाता है। इसी विंडो के बीच में प्रश्न आते हैं। मसलन कि वही 18 से 19% के आसपास विज्ञान और तकनीकी की दावेदारी है। मामला यही है कि जब आप, चूंकि ऑफलाइन कक्षाएं, ऑफलाइन एक तरीके से पेपर है इसका, तो जब आपके हाथ में वो पेपर आता है तो 2-3 पेज विज्ञान में रहता है। कभी कभी मिक्सअप भी हो जाता है, लेकिन आमतौर पर वो एक साथ अगर दिया गया है तो 2-3 पेज तक आपको विज्ञान के सवाल मिलने शुरू हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें जो विज्ञान के सवालों की भूमिका मैंने 23 से 25 बताई है, इनमें ध्यान रखिएगा, इन 150 प्रश्नों में जो हम 23 से 25 बता रहे हैं, इनमें अधिकतम रोल जो है वो सामान्य विज्ञान का है, जनरल साइंस का है। अगर मैं यूपीएससी के बारे में बता रहा होता तो मैं ये बताता
कि उसमें अधिकतम रोल विज्ञान और तकनीकी का होता है, लेकिन यहाँ पर अधिकतम रोल प्रीलिम्स के लिए सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस का है। जनरल साइंस का मतलब यहाँ पर तो ध्यान रखिएगा, जनरल साइंस का यहाँ पर आशय यही है कि आपको फिजिक्स आना चाहिए, आपको फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री पर ज्ञान होना चाहिए और साथ ही साथ आप बायोलॉजी के सेगमेंट को अच्छे तरीके से पकड़ बना सकें। मसलन कि जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, ये तीन ऐसे सेक्टर हैं जिनके बारे में अगर हम समझ विकसित करते हैं तो मान के चलना कि फिर कहानी सेट होने वाली है एकदम मोटे मोटे तौर पर और अस्पष्ट तौर पर। यह कहानी प्रीलिम्स की है। अब आप सवाल करेंगे क्या अब कुछ ट्रेंड बदल रहा है, अब कुछ अप्रोच में बदलाव हो रहा है? तो हाँ, मैं कहूँगा थोड़ा एक बदलाव हो रहा है जिसको मैं आपको अलग सिरे से समझाऊंगा या अलग पेन से बताने की कोशिश करूंगा। वो ये है कि अब इन 150 प्रश्न में मान के चलेगा कि 150 प्रश्न में लगभग 2 या 3 प्रश्न ऐसे बन रहे हैं जो तकनीकी के हो सकते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए प्रश्न हैं, उन पर थोड़ी सी नजर जा रही है। और कैसी नजर जा रही है मान के चलना, वो बेसिकली डिपेंडेड है करंट अफेयर के तौर पर कि अभी स्पेस में क्या ऐसा हुआ, अभी डिफेंस में ऐसी कौन सी घटना घटी है, या इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे सेगमेंट हैं हमारे पास बायोटेक को लेकर के, कोविड-19 को लेकर के। इनको ध्यान में रखते हुए 2 या 3 सवाल विज्ञान और तकनीकी वाले सेगमेंट से पूछे गए हैं। लेकिन आज भी यूपीपीसीएस का जो रोल है वो ज्यादा प्रीलिम्स में किसका है? तो उत्तर होगा जनरल साइंस का है। तो हमें ये अप्रोच लेकर के चलना है। हमारे पीछे एक सवाल है कि विज्ञान और तकनीकी की तैयारी कैसे करें। किसी भी चीज की तैयारी को करने से ठीक पहले हम उसकी महत्ता पर जानकारी हासिल करते हैं। जब तक आपको ये पता नहीं है कि आखिर यूपीपीसीएस की तैयारी करके हम एसडीएम की कुर्सी नहीं हासिल करेंगे, उसकी महत्ता आपको पता है कि जब महत्व और लक्ष्य की बड़ी अपनी अवधारणा होती है कि जब अर्जुन को यह पता चला कि एक बड़ा मजबूत धनुर्धर बनना, या अर्जुन को यह पता चला कि हमें उस स्वयंवर में जाना है जहां से द्रौपदी प्राप्त हो सकती है या वो हमें अंगीकृत कर सकती हैं, तो जब महत्व का पता चला तब उन्होंने लक्ष्य भेदने की प्रक्रिया निभाई है। आप भी अर्जुन हैं और आप भी अर्जुन होने के नाते ये बड़ी बात समझते हैं कि चिड़िया की आंख कहां पर है। तो हर दिन लक्ष्य भेदना है और महत्व तो आप समझ रहे हैं कि महत्व यही है कि एक मजबूत धनुर्धर बनना है। और जब महत्व को समझते हुए हम लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो सीधी सी बात है, लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो बड़ी सीधी सी बात है कि हम ऐसी स्थिति में लाभ की स्थिति में होते हैं। महत्व आपने समझा कि उत्तर प्रदेश पीसीएस के जरिए हमें एसडीएम बनना है और उस महत्व के आधार पर आप लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या कर रहे हैं? हर दिन तैयारी कर रहे हैं, सतत तरीके से कर रहे हैं। और जब आप लक्ष्य प्राप्त करते करते अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लेंगे और उसी उद्देश्य के आधार पर अंत क्या मिलने वाला है? आपको लाभ मिलता अंत में है। आपको पता है कि राम बन गए तभी राम बन गए। अगर राम अयोध्या में होते ना तो सीधी सी बात है ना, राम बनते नहीं। तो राम जब बन गए ना तब जाकर के वो राम बन गए, नहीं तो एक राजा होते नॉर्मल। तो हमें मेहनत करनी है। तो वही यहां पर ध्यान देना है कि भाई जनरल साइंस में 3 चीजें और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी के कुछ नए अवधारणाएं, नई बातें वो सीखते हुए हमें प्रीलिम्स क्रॉस कर देना है। उम्मीद है यहां तक बातें समझ में आ गई। अब अगर मैं आपको मुख्य परीक्षा के साथ जोड़ूं, ये तो प्री का हो गया मामला, मुख्य परीक्षा में आते हैं यानी कि यूपीपीसीएस, और ठीक 2-3 महीने बाद मुख्य परीक्षा होनी शुरू हो जाती है। प्री के बाद या उसका रिजल्ट आता है, उसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए आपको फॉर्म भरना होता है। इसके मुख्य परीक्षा में ध्यान रखिएगा कि इसकी मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण में, यानी कि हम अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर बेसिकली जनरल साइंस के तौर पर, तो सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण में मान के चलना कुल 4 पेपर होते हैं। पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4। अब इनमें से जो तीसरा वाला प्रश्न पत्र है, ये वाला पेपर नंबर 3, ये बड़ा मेन पेपर है, खास करके विज्ञान और तकनीकी के अप्रोच को लेकर के। कहोगे कैसे? मामला ये दोस्त कि इसी तीसरे वाले पेपर में आपको एक विषय मिलता है जिसे बोलते हैं इंडियन इकोनॉमी, जिसे आपके साथ डील करेंगे नवीन पंकज सर। इसी तीसरे वाले पेपर के मुख्य परीक्षा में आपको एक विषय मिलता है जिसे हम बोलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसे मैं डील करूंगा। साथ ही साथ इसी में आपको फिर आपदा प्रबंधन या
डिज़ास्टर मैनेजमेंट पढ़ने को मिलता है, जिसे हमारे साथ डील करेंगे आपके उजैर सर। इसी में आपको इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के कुछ कॉन्सेप्ट, इंटरनल सिक्योरिटी कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ यूपी स्पेशल, ये तीसरे पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। इसी सेगमेंट में हमने कहा कि जो मेन एक पेपर है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपको यहाँ से मिलता है। मसला यही है कि मुख्य परीक्षा में आपको 2 तरह के उत्तर लिखने होते हैं, यानी कि लिखित परीक्षा होती है। यहाँ पर आपको आपकी कलम चलाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यूपीएससी ये जानता है कि हम ऐसे अभ्यर्थियों को, हम एक ऐसे सिविल सर्वेंट को बुला रहे हैं जिसके अंदर मौलिकता हो, लेखन शक्ति भी होनी चाहिए, केवल टिक लगा के नौकरी नहीं मिलती है। तो लिखित परीक्षा के माध्यम से आपको 2 तरह के प्रश्न पत्र या 2 तरह के उत्तर लिखने होते हैं, यानी कि एक 8 नंबर का होता है, यानी कि 125 शब्दों के आसपास का, और एक 200 शब्दों का होता है, 200 वर्ड का, जिसे हम 12 अंकों के तौर पर, यानी कि इसे 8 अंक और इसे 12 अंक के तौर पर मान लेते हैं। विज्ञान और तकनीकी में इन्हीं 8 और 12 वाले अंकों वाले सवाल आते हैं। 1-2 सवाल 8 अंकों वाले, यानी कि 125 शब्दों वाले टिप्पणीदार हो सकते हैं, नॉर्मल सवाल हो सकते हैं, और 2-3 सवाल आपको बड़े स्तर के मिलते हैं जो कि आपको 200 शब्दों में लिखने होते हैं। मामला यही है कि इस लिखित परीक्षा में इन पेपर नंबर 3 के एक सेगमेंट के तौर पर आपको विज्ञान और तकनीकी मिल जाता है, यानी कि मुख्य परीक्षा के पेपर नंबर तृतीय, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं हिंदी में तृतीय, अंग्रेजी में आप इसे 3rd नंबर डाल दीजिएगा, तृतीय या 3rd नंबर, जिसमें हमें एक सेक्शन मिल रहा है साइंस एंड टेक का, और इस सेक्शन के तहत हमें 5 से 6 सवाल लिखने पड़ते हैं या इन सवालों का उत्तर देना पड़ता है। तो कहने का आशय यह है कि प्रीलिम्स परीक्षा में जनरल साइंस का रोल है, यानी कि बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और मुख्य परीक्षा में किसका रोल है? जनरल साइंस के आधार पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, यानी कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे हम यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं। 2018 से यूपीएससी और यूपीपीसीएस में बहुत ज्यादा बंटवारा है ही नहीं, सब नॉर्मल हो गया, एक जैसा हो गया, क्योंकि यहां पर भी आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर बात करनी है। यहां भी आपको स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, यानी कि सेवरल टाइप ऑफ द टेक्नोलॉजी आपको इसमें शामिल करनी ही करनी है मुख्य परीक्षा के लिए। तो वही मामला लेकर के चलना है। हम आपकी जो डील कर रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम में, वो प्रीलिम्स के साथ साथ मुख्य परीक्षा की भी डील कर रहे हैं। ये सत्र अप्रोच का है, पूछना है कि क्या अप्रोच, तो हमने दोनों बातें बता दी। अब सवाल आता है कि अप्रोच कैसे और बेहतर होता है, विज्ञान को और कैसे और विषयों से अप्रोच किया जाए, उसको कैसे और बेहतर किया जाए। ध्यान रखिएगा कि विज्ञान केवल विज्ञान तक ही सीमित नहीं है। आप अगर सोचो कि अगर हम बिना साइंस पढ़े या बिना टेक्नोलॉजी पढ़े, कहते हैं ना कि बिना एक विषय को हमें लिंक करने की आवश्यकता होती है। अब आपको भूगोल पढ़ना है, मान के चलो ज्योग्राफी पढ़नी है, और भूगोल में आपको भूकंप के बारे में अध्ययन करना है ना? तो भूकंप जो होता है ये तरंगों पर आधारित है, वेस्ट है, तरंगों के बारे में नहीं पता, नीचे लावा बन रहा है उसकी केमिकल कंपोजिशन के बारे में नहीं पता, मृदा की पूरी संरचना के केमिकल कंपोजिशन के बारे में नहीं पता, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स का बिना ज्ञान किया भूगोल कैसे कवर कर सकते हैं? तो इसलिए हमें बेसिक नॉलेज जो हमें बढ़ाना होता है, और विषय में और विषयों के साथ कि अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी हैं, अनुदैर्ध्य कौन सी, यानी ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल कौन सी होती हैं, उनका आधार क्या बन रहा है। पूरी की पूरी क्लाइमेटोलॉजी डिपेंड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर, जनरल साइंस पर, तो वहां से इसे हम कनेक्ट कर पाते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि इतिहास, आप कहोगे कि अरे इतिहास में ऐसी कौन सी बड़ी बात है जो विज्ञान के साथ जोड़ रहे हैं। यह पूरा साल कुछ विवादों का साल रहा है, जिनमें से एक विवाद आया ज्ञान बापी मस्जिद के बारे में, आपको याद होगा। तो वो विवाद ये था कि कहा जा रहा है कि इतिहास के जरिए हम कार्बन 14 का इस्तेमाल करेंगे या किसी अदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फला वस्तु कितनी पुरानी है। यानी कि जो आर्कियोलॉजिकल मामला है, यानी कि एक तरीके से जो पुरातात्विक मामला होता है, उस पुरातात्विक मामले में हम कोशिश करते हैं या किसी भी तरह के जीवाश्म के डीएनए के बारे में पता लगाना है कि डायनासोर किस जमाने के थे, उनका डीएनए किस लेवल का था। तो ऐसी स्थिति में हम कोशिश करते हैं कि हम किसका भरोसा लें, किसका सहारा लें। जवाब होगा हम सहारा लेते हैं साइंस का, विज्ञान का। तो सीधी सी बात है, हमें इतिहास अगर पढ़ रहे हैं तो विज्ञान साथ है। इसके अलावा हम बात करें राज व्यवस्था की, पॉलिटी के बारे में समझ विकसित करें।
आपको पता है कि यह साल अभी जल्दी में एक खबर आई नार्को टेस्ट को लेकर के। दिल्ली में एक बड़ा भयावह कांड हुआ और उस कांड में एक बच्ची का 35 टुकड़ा कर दिया गया। बहुत दुखद रहा ये। उसके बाद उस अपराधी के बारे में नार्को टेस्ट को लेकर के चर्चाएं बढ़ी। तो नार्को टेस्ट क्या है, इसका दृष्टिकोण क्या है? एक तो इसका दृष्टिकोण ये बनता है कि ये विधि मामले में या किसी कानूनी मसले में कुछ ऐसा तकनीकी ज्ञान है जो कानूनी मसले को और बेहतर करने का प्रयास कर रहा है। तो इस प्रयास को अगर हमें समझना है तो पहले विज्ञान के माध्यम से नार्को टेस्ट के बारे में हमें समझना होगा कि भाई इसमें किस तरह के इंजेक्शन का इस्तेमाल हो रहा है, सोडियम एमाइटॉल का इस्तेमाल हो रहा है, पेंटोथल का इस्तेमाल हो रहा है। हमें ये पता लगाना होगा कि आखिर राज व्यवस्था के तहत भारत सरकार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बिल लेकर के आने की कोशिश कर रही है ना? तो अगर ये बिल है तो सीधी सी बात है कि बिल लगा तो पॉलिटी, लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है तो वो साइंस। हर मसले की बात है। तो मेरे कहने का आशय साइंस एंड टेक्नोलॉजी केवल एक विषय नहीं है, बल्कि और विषयों के साथ ये आपको मजबूत अप्रोच दे रही है। तो ये लेवल आपको समझ के चलना है। इस आधार पर आपको जानना है कि जनरल साइंस और जनरल टेक्नोलॉजी यानी कि सामान्य विज्ञान और तकनीकी यूपीपीसीएस के लिए क्या रोल या क्या अप्रोच रख रही है, किस आधार पर आपको समझा रही है। मुझे उम्मीद है कि आपने इसके सवालों की महत्ता और आने की संभावना और साथ साथ विषय की जो व्यवस्था उसके जान लिया और अन्य विषयों के साथ इसका लिंक क्या है वो भी आपने जान लिया। अब आइए नजर डालते हैं कि जनरल साइंस में क्या पढ़ना चाहिए जब हम यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हों। तो आइए देखते हैं। ध्यान रखिएगा कि यदि हम नजर डालें तो तीन ऐसे मेन इसके दृष्टिकोण हैं। एक है बायोलॉजी, दूसरा फिजिक्स और केमिस्ट्री। इसे हम जीव विज्ञान को आपकी भाषा में अगर हम लिखें तो ये बायोलॉजी होगा और ये फिजिक्स है और इसे हम केमिस्ट्री के तौर पर मानते हैं। ध्यान रखिएगा, हमने कहा कि प्रारंभिक परीक्षा में लगभग सवाल कितने आते हैं, तो करीब 23 से लेकर के 25 प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में आ रहे हैं और ये सारे प्रश्न लगभग इन्हीं तीनों खंडों से पूछे जाते रहे हैं। लेकिन कभी कभी सवाल भी आता है कि इसमें क्या किया जाए। तो ध्यान रखिएगा, ज्यादातर सवाल आज भी सबसे पूछा है वो बायोलॉजी से पूछे जा रहे हैं। लगभग मान के चलना कि 15 से 17 सवाल कभी कभी यहाँ से आते हैं। इसके अलावा प्लस माइनस कर लेते हैं, हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं कि 15 प्लस माइनस 2 सवाल बायोलॉजी से आ रहे हैं। इसके अलावा 8 प्लस माइनस 2 सवाल फिजिक्स से आ रहे हैं और लगभग 5 प्लस माइनस 2 सवाल केमिस्ट्री से आ रहे हैं। इनकी अपना अपना रोल है इनका कि बायोलॉजी थोड़ा ज़्यादा, फिजिक्स थोड़ा उससे कम और सबसे कम केमिस्ट्री। लेकिन तीनों को हमें ध्यान में रखना होता है। कभी कभी कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है क्योंकि ये आयोग है और कुछ भी करने की क्षमता रखता है। यानी कि तीनों विषयों को हमें बहुत ही मजबूत तरीके से पढ़ने की आवश्यकता होती है। ये आपके प्रीलिम्स का मामला है। अब सवाल आता है कि इसका पाठ्यक्रम क्या हो सकता है। उत्तर होता है कि इसका पाठ्यक्रम यानी कि मुख्य तौर पर अगर हम नजर डालें कि भाई बायोलॉजी का पाठ्यक्रम क्या होगा या फिजिक्स का पाठ्यक्रम क्या होगा या केमिस्ट्री का पाठ्यक्रम क्या होगा, तो इस पर हम अभी तेज गति से देखेंगे या फिर क्या क्या पढ़ना होता है ये। लेकिन ध्यान रखना, ये जो पाठ्यक्रम मैं बता रहा हूँ ये प्री के लिए है। मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम को हमें टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना होगा, जो भी मैं जोड़ूंगा। तो अभी का मामला ये कि हमारे पास ये तीन विषय हैं यानी कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, जिसके बारे में हमें समझना है, इनके पाठ्यक्रम देखने हैं या फिर क्या क्या हम पढ़ लें, इससे हमारा एक तरीके से जो प्रीलिम्स है वो बेहतर मजबूत हो सके। तो इन तीनों के अलावा हमने कहा कि इस बार थोड़ा सा करंट अफेयर से जुड़ा हुआ जो विज्ञान और तकनीकी का पहलू है उसे भी देखना है, क्योंकि एक एक सवाल बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। एक भी सवाल ऐसा ना हो जिसे कि हम छोड़े, एक भी सवाल ऐसा ना हो जिसे हम कमजोर आंक सके, बल्कि उसको जुनून के साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि एक सवाल पढ़ने के लिए बड़ी मेहनत लगती है, एक सवाल बढ़ाने के लिए बड़ी मेहनत लगती है। आप समझ के देखो कि एक किताब या एक नोट्स बनाते हैं, उसमें से 12 सवाल आ रहे हैं, 13 सवाल आ रहे हैं, उसके लिए आप 4 महीना पढ़ते हैं, 4 महीना, तब जाके खत्म होता है जाकर के वो पूरी तरीके से। तो वैसे एक एक सवाल पर तो फिर आप कम से कम 5-6 दिन लगा रहे हैं, 7 दिन लगा रहे हैं। तो एक एक सवाल अपने आप में बहुत मायनेपूर्ण है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगर सवाल करा जाए कि भाई इसके सबके पाठ्यक्रम क्या है, तो ध्यान रखिएगा। पहली बात तो मैं आपको समझा दूं कि बायोलॉजी का पाठ्यक्रम क्या होता है जो आपको पढ़ना है। बायोलॉजी को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। पहला जो भाग है उसे बोलते हैं मानव शारीरिक क्रिया विज्ञान, जिसे कहते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी।
इसके पहले पार्ट में आता है और पहले पार्ट में कुल 9 टॉपिक हैं। कौन कौन से? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे मानव पाचन तंत्र कहते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक ऐसा तंत्र जहां पर हम मानव के हृदय के बारे में, मानव के पूरे रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में, कैसे रक्त चलता है, हृदय कैसे कार्य करता है, उसको समझने का पूरा दृष्टिकोण यहाँ पर है। श्वसन तंत्र और कोविड-19 यानी कि हमारा जो लंग सिस्टम है वो कैसे काम करता है, मानव का जो रेस्पिरेटरी पूरा सिस्टम बना है उसके लिए जो सैद्धांतिक चीजें हो सकती हैं वो क्या है, इनके साथ हम किस प्रकार से क्रेब्स चक्र बनाते हैं, किस प्रकार से ग्लाइकोलिसिस कराते हैं, और कोविड-19 ने हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कैसे हमला बोला, उसको लेकर के हम ये चर्चा शामिल कर लेते हैं। मानव तंत्रिका तंत्र कहते हैं कि पूरे संसार में इंसान सबसे बुद्धिमान प्राणी है, तो अगर इंसान सबसे बुद्धिमान प्राणी है तो उसका तंत्रिका तंत्र भी अपने आप में बहुत प्रभावकारी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो उस तंत्रिका तंत्र में ह्यूमन ब्रेन का अध्ययन करना, ह्यूमन स्पाइनल कॉर्ड का अध्ययन करना, एनएस का अध्ययन करना, पेरिफेरल नर्व सिस्टम के बारे में या ऑटोनोमस नर्व सिस्टम के बारे में, ह्यूमन रिलेटेड या ह्यूमन ब्रेन रिलेटेड डिडीज के बारे में, ये टॉपिक बहुत मायनेपूर्ण होता है, जहाँ से सवाल बनते हैं। ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन यानी कि मानव के संवेदी अंगों के बारे में, आंख, कान, नाक, गला, त्वचा, ये सारा कुछ जो है यानी कि आंख है, कान है, नाक है, त्वचा है, जिह्वा है, ये 5 ऐसे इनपुट ऑर्गन है जो हमें जानकारी देते हैं, बाहर से संवेदना प्रकट करने की क्षमता हासिल कर लेते हैं। तो वो सारी बातें, बोन सिस्टम के बारे में, उत्सर्जन तंत्र यानी कि मानव का जो ब्रेक है, किडनी, वो कैसे काम करता है, मानव का प्रजनन तंत्र, और मानव के प्रजनन तंत्र के अलावा और जो सेवरल रिप्रोडक्शन होते हैं, वो किसी एनिमल की बात हो, प्लांट की बात हो, यानी कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरीके की बातें हम इसमें शामिल कर लेते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट ग्लैंड एंड हार्मोन्स बायोलॉजी में शामिल होता है। ये कुल 9 ऐसा टॉपिक है जो बायोलॉजी का एक मजबूत स्तंभ आपके सामने खड़ा कर देता है। इसके अलावा अगर मैं आपको दूसरा दृष्टिकोण समझाऊं कि और कौन से अप्रोच आपको समझने होंगे बायोलॉजी के तहत, तो दूसरा जो दृष्टिकोण है, भाग 2, वो है मानव का पोषण और स्वास्थ्य यानी कि ह्यूमन हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में सवाल आता है। ये 9 ऐसे टॉपिक हैं: कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल, प्रमुख बीमारियां और टीकाकरण, और साथ ही साथ प्रतिरक्षण यानी कि वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। कोविड के बाद इसे मजबूती से जोड़ा गया। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको ह्यूमन हेल्थ और डिजीज में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस यहाँ से खूब ज्यादा एवरग्रीन टाइप के सवाल पूछता है, हर साल यहाँ से सवाल बनते हैं, इसमें कोई दो राय है हो ही नहीं सकती। तीसरा जो खंड है बायोलॉजी का, वो है प्योर बायोलॉजी। इसमें हम बायोलॉजी की वो बातें समझ पाते हैं, वो बातें पढ़ पाते हैं जो मानव के जीवन या धरती पर जीवन की उत्पत्ति हुई तो कैसे हुई, या हमारा जो कोशिका है उसका सेल के बारे में समझ विकसित कर देना, सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर पता करना, उसके अंगों के बारे में पता करना, अंग के फंक्शंस क्या होते हैं, उन सभी के बारे में पता करने का जो दायरा है वो इसके तहत आता है। इसके अलावा ऊतक विज्ञान टिश्यू है, जिसको हम सेल के ऊपर बढ़ते हैं, यानी कि हम सबसे छोटी इकाई के ऊपर बढ़ेंगे तो टिश्यू मिलेगा, टिश्यू के ऊपर बढ़ेंगे तो ऑर्गन मिलेगा, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम यानी कि शरीर के तंत्र के बाद पूरी शरीर हमारी बन जाती है। भाई ऐसे समझना, ये रमेश भैया है, आपको याद है ना, मुझे उम्मीद है कि रमेश भैया आपको याद होंगे। तो जो रमेश भैया हैं उनकी पूरी शरीर कैसे बनी हुई है? जवाब होगा कि रमेश भैया की पूरी शरीर बनी है कैसे? अरे इनकी शरीर किससे बनी? जवाब है अरे सेल से बनी, कोशिका से बनी, छोटी सी कोशिका इनके शरीर में है, और अब इस कोशिका को बढ़ाए तो क्या बना? टिश्यू बन गया ऊतक के बारे में। इस कोशिका को बढ़ाए तो क्या बना? ऑर्गन बन गया। इसको और आगे बढ़ाए तो क्या बन गया? ऑर्गन सिस्टम बन गया, ठीक है ना। और ज्यादा बढ़ा कि ये तो बॉडी बन गई, यानी कि रमेश भैया यही है। तो ये रमेश भैया हैं, इनसे छोटा बहुत कुछ है। तो बायोलॉजी का जो एक ऐसा दृष्टिकोण जो कि बहुत छोटे स्तर पर होता है, वो विशुद्ध या प्योर बायोलॉजी के तहत आता है, जिसे हम खंड 3 में शामिल करते हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस को पढ़ने के लिए। अगला जो चौथा सिस्टम है बायोलॉजी का, वो है प्लांट किंगडम यानी कि पादप के बारे में, कि पादप का वर्गीकरण क्या होता है, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा या ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म कौन कौन से होते हैं, इनके तहत कौन कौन सी विशेषताएं हैं उनके बारे में अध्ययन करना, साथ ही साथ इनके बारे में जड़ क्या है, तना कैसे होता है, पत्ती, फूल, फल, इनका जो बेसिक डिफरेंस है, बेसिक जानकारी है, वो हासिल करना। पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन्स कौन से होते हैं, पादप में डिडीज कौन सी होती है, जीव जगत का वर्गीकरण यानी कि संघ, आर्थ्रोपोडा कौन सा है, मोलस्का कौन सा होता है, इकानोडर्मेटा कौन से संघ होते हैं, सबसे बड़ा संघ कौन सा है, पोरीफेरा कौन सा है, सेलेंट्रेटा कौन सा होता है,
इनके बारे में समझ विकसित करते हुए फिर हम आनुवांशिकता पढ़ करके बायोलॉजी का समापन कर देते हैं। तो पूरे दृष्टिकोण में बायोलॉजी का हमारे पास ये दृष्टिकोण है। अब आप कहोगे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ क्या डील करें, तो ध्यान रखिएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री की डीलिंग जो होती है वो बहुत सामान्य है। यानी कि जितना बड़ा बायोलॉजी पढ़ना उतना बड़ा फिजिक्स नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ पढ़ना तो रहता है। फिजिक्स को दो हिस्सों में बांट लेते हैं। पहला हिस्सा जो होता है फिजिक्स का उसे बोलते हैं परंपरागत, यानी कि ट्रेडिशनल भौतिकी विज्ञान या परंपरागत भौतिकी के तहत इसे हम शामिल कर लेते हैं। अब आप कहोगे कैसे या किस तरह से परंपरागत भौतिकी, तो ध्यान रखिएगा, इसमें हम ऐसे मान के चलना कि प्रकाश एक बड़ा प्यारा सा टॉपिक है जिसे अंग्रेजी में ऑप्टिक्स कहते हैं, उसके बारे में हासिल कर लिए जानकारी। मैकेनिक्स जिसे हम यांत्रिकी के तौर पर मानते हैं, तो ये टॉपिक हासिल कर लिए। या ध्वनि और तरंग के बारे में टॉपिक आता है, तो ध्वनि व तरंग इसे हासिल कर लिए, जानकारी हासिल कर लिए। ऊष्मा के बारे में, हीट के बारे में समझ विकसित करा के आगे बढ़ गए। इसके अलावा चुंबक एक बड़ा छोटा सा टॉपिक होता है, विद्युत बड़ा छोटा सा टॉपिक है ये। यानी कि वो सारी बातें, वो सारी अवधारणाएं जो पहले हम छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, बस उन्हीं का क्या करना है, अनुप्रयोगात्मक दृष्टिकोण देखना है। हमें फिजिक्स के बारे में, इसके न्यूमेरिकल के बारे में, इसके बहुत कठिन और जटिल अवधारणाओं के बारे में बिल्कुल नहीं फंसना है। बहुत नॉर्मल और सामान्य चीज है कि भाई साइकिल चलती है तो मोड़ पर झुक क्यों जाती है, या प्रकाश में बल्ब जलता है तो कैसे जलता है, ध्वनि और तरंग में ध्वनि का परावर्तन कैसे होता है, रिवर्बरेशन या अनुरणन की घटना क्या है, या ऊष्मा की बात करें तो ऊष्मा के तहत जो थर्मोडायनेमिक्स के नियम है वो कैसे होते हैं, ओपन सिस्टम या क्लोज सिस्टम कैसा होता है, ऊष्मा का संचलन कैसे होता है, कंडक्शन की बात करें या रेडिएशन की बात करें, कंबस्टन की बात करें, तो कई तरह की चीजें हैं। तापमापी कैसे काम करते हैं, चुंबक और विद्युत आदि के तहत भी हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तमाम तरह के नियम कानून हैं छोटे छोटे, उनको समझते आगे बढ़ चलते हैं। एक और फिजिक्स का दृष्टिकोण है जिसे हम अभी आधुनिक फिजिक्स के तौर पर मानते हैं, और यहाँ से सवाल लगभग लगभग बन रहे हैं आज के दौर में, वो क्या हो सकते हैं उसको देखा जाए। तो अभी जो सवाल बन रहे हैं अप्रोच के तौर पर वो बन रहे हैं आधुनिक भौतिकी में, उनको एक बार आप नोट कर लीजिएगा प्लीज अपनी कॉपी में। वो ये है कि आपसे परमाणु भौतिकी के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एटॉमिक फिजिक्स के बारे में। अच्छा, ये सवाल या ये टॉपिक न केवल आपको प्रीलिम्स में बड़ी मजबूती दे रहा है, बल्कि ये अब एनर्जी वाले टॉपिक में, जब आप एनर्जी पढ़ोगे ना मेंस में, तब वहां से कनेक्ट कर जाता है कि खासकर हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं तो यहाँ से हम बेस लेकर के चल लेते हैं। इसके अलावा एक और टॉपिक इसमें आता है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, चूंकि एक दौर ऐसा आ गया है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का दौर है। जब हम CFL तक की पढ़ाई कर रहे होते हैं तो मामला ऐसा है कि वो विद्युत का टॉपिक इलेक्ट्रिक का है, लेकिन जैसे ही हम डायोड और ट्रायोड पर आते हैं, जैसे ही हम आपको लेडी की बात करते हैं या ऑर्गेनिक एलईडी की बात करते हैं, वो टॉपिक सीधे क्लास कर जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स के तौर पर। इलेक्ट्रॉनिक का संचरण, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ही इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये तो भली बात। वही एक नया दौर जो हमारे आसपास गुजर रहा है, फोल्डेबल मोबाइल फोन इलेक्ट्रॉनिक्स के तहत ही आएगा। तो ये एक फिजिक्स का दौर है, हमें बस ध्यान रखना है फिजिक्स पढ़ते समय, अनुप्रयोगात्मक ध्यान रखना है, और वो हम आपके साथ लेकर के चलते रहेंगे। इसके अलावा अगर हम आपको रसायन विज्ञान के साथ जोड़े कि भौतिकी के बाद हमारे पास बायोलॉजी कौन कौन सी है, सॉरी केमिस्ट्री का मामला क्या है, तो बहुत आसान है। दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान, 3 आपको रसायन विज्ञान पढ़ने। पहला भौतिक रसायन विज्ञान, दूसरा आपको पढ़ना है, इसे हम फिजिकल केमिस्ट्री के तौर पर जानते हैं, और दूसरा आपको पढ़ना है जिसे हम बोलते हैं कार्बनिक रसायन विज्ञान, है ना, कार्बनिक रसायन विज्ञान। इसे हम मुख्य तौर पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तौर पर जानते हैं, तो यहां से आप ऑर्गेनिक लिख सकते हैं, अंग्रेजी और हिंदी दोनों का इस्तेमाल कर लीजिएगा। तीसरा जो है उसे हम कहते हैं अकार्बनिक रसायन विज्ञान। तो ये 3 ऐसे रसायन विज्ञान हैं जो कि आपके साथ जुड़ते हैं केमिस्ट्री में, और तीनों का अप्रोच क्या होता है, दैनिक जीवन में इनका इस्तेमाल किया जा सके। तमाम तरह की ऐसी चीजें हैं, वो चाहे आपके कपड़े से लेकर के आपके लेदर के जूते से लेकर दवाई, विस्फोटक, ऐसे तमाम बातें जो ऑर्गेनिक या धातु, अधातु या उपधातु की बात करें,
गैसीय अवस्था से लेकर के विलयन तक की बात करें, ऑक्सीकरण और अपचायन की बात करें, ये सारी बातें केमिस्ट्री के तहत हैं, वो चाहे पीरियोडिक टेबल तक की समझ क्यों ना हो। ये सारी बातें हमें उत्तर प्रदेश पीसीएस के लेवल पर पढ़नी होती हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा जो दृष्टिकोण है, जो हमारा पढ़ने का तरीका है, वो दैनिक जीवन के इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए पढ़ेगा। तो ये रहा प्रीलिम्स के कुछ ऐसे मामले, प्रीलिम्स का एक शुरुआत कि विज्ञान आप कैसे पढ़ना शुरू करेंगे हमारे साथ, क्योंकि आप हमारे साथ सालों साल से हैं, ऐसा तो है नहीं कि नए हैं। तो उस सालों साल के वाकयों को हम एक और ज़्यादा एनर्जी के तौर पर आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ते चलेंगे, है ना। उम्मीद है कि सकारात्मक माहौल होगा, लेकिन कहते हैं कि अंत में कुछ ऐसा ज्ञान आपको बताना चाहिए जो गुरु का ज्ञान होता है। तो अंत में गुरु का ज्ञान यही है कि पढ़ना 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 तो हर कोई कहता है, सवाल यह है कि पढ़ने के दौरान बचना कैसा है। तो कुछ मैं आपको ज्ञान दे करके फिर इस सत्र को समाप्त करूंगा, यानी कि सत्र का समापन करूंगा और एक नए सत्र के साथ जुड़ूंगा। ज्ञान ये है कि हम कैसे बचें, खास करके जब आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना है तो ऐसे क्या किया जाए कि हम इसे बच जाएं, ज़्यादा चीज़ें ना पढ़नी पड़े और एक स्मार्ट स्टडी हो सके। तो ध्यान रखिएगा, मार्केट में मौजूद किसी भी गाइड और कुंजी से बिल्कुल बचना है। आपको केवल एक पर भरोसा रखना है, वो क्या है? एनसीईआरटी पर भरोसा रखना है। 6 से लेकर के 10 तक की एनसीईआरटी खुद पढ़ सकते हैं। 9-10 की एनसीईआरटी थोड़ा सा कठिन होती है, लेकिन उसे पढ़ना होता है। 11-12 की एनसीईआरटी पूरी नहीं पढ़नी होती, उसे किसी विशेषज्ञ, अब हो सकता है मुझे आप चयनित कर सकते हैं, ना मन करे तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। ये दुनिया है और खास करके जब आप सुपर कोचिंग में हैं तो चयन करने की पूरी क्षमता यहाँ पर है। तो वहां से आप देख सकते हैं। अकेले पढ़ेंगे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अपने नोट्स को ध्यान रखें। जैसे आप मुझसे अगर आप सपोर्ट कराते हैं, मेरे साथ जुड़ते हैं, तो उसको नोट्स बनाना चाहिए। नोट्स से बड़ी कोई चीज़ होती नहीं तैयारी के दौरान। ज़्यादा आंकड़ों में नहीं उलझना है। सूत्र और समीकरण जैसा कोई वैज्ञानिक जटिलता इसमें है ही नहीं, तो विज्ञान विज्ञान है ही नहीं। ये विज्ञान व्यवहार है, हर क्लास में चिल्लाता आता हूँ। अधिक से अधिक अभ्यास और वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रख करके अध्ययन करना है। अधिक किताबों के संग्रहण से बचना है ना। वही वाली खाल है ना, बुक कलेक्टर नहीं डिप्टी कलेक्टर बन के निकलना है। पिछले वर्ष में आए हुए सवालों को देखिए और उसी आधार पर अपने मस्तिष्क को विकसित करिए और समझिए कि हमारी तैयारी किस लेवल पर जाने वाली है। एक और बड़ी बात कि सकारात्मक रहिए और स्मार्ट अध्ययन करिए। दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता की समझ को आगे बढ़ाइए। तो इतना उम्मीद है कि कुछ अप्रोच पता चला होगा कि जिसके आधार पर आप विज्ञान और तकनीकी की तैयारी को एक नई धार देंगे। मैं आपके साथ रहूँगा और इस मंच के जरिए कहते हैं कि ज़िंदगी कहीं भी हो, बस मुस्कुराने वाली होनी चाहिए। ज़िंदगी कहीं भी हो, किसी के काम आने वाली होनी चाहिए। तो मैं हूँ, आपके साथ हूँ और आपके काम आने वाला हूँ और आपकी तैयारी में एक नई धार देने वाला हूँ। तो बस इतनी ही बातें हैं। बस यूँ ही मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।